हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सभी का हमारे चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं परमजीत आप लोगों का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों का हिस्ट्री की जो क्लास मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आई थी, उसमें मैं क्लास 9 का चैप्टर 2 जो मैं आपको समझा रही थी, जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, जिन लोगों ने भी वो मेरी पार्ट 1 जो वीडियो मैंने पहले डाली है इस चैप्टर से रिलेटेड, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने चैनल पे डाल चुकी हूँ मैं। तो जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा है, सो पहले जाके पार्ट 1 को देख ले। जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देख पाएंगे, आप नेक्स्ट पार्ट को नहीं समझ सकते, है ना। सो चलिए, आज हम बच्चों सोशलिज्म एंड यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। यानी कि आज हम पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 का जो यहाँ मैं लिख देती हूँ पार्ट 2। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। द पार्ट जो टॉपिक है उसका नाम है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप में समाजवाद का आना। कैसे यूरोप में समाजवाद आया? बच्चों, इस पार्ट को समझने से पहले हमने लास्ट की वीडियो में ये समझा था कि समाजवाद क्या है, सोशलिज्म क्या है। उसके बाद सोशलिज्म आने के बाद जो सामाजिक परिवर्तन आए, जो सोशल चेंज हुए, उसके बाद जो 3 ग्रुप्स को देखा गया था, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, किस तरह से तीनों ने अपने अलग अलग विचारों से चेंजेस को लाने की कोशिश की। वो किस तरह के चेंजेस को चाहते थे। तीनों के थॉट्स डिफरेंट थे और तीनों अलग तरह की बातें करते थे। तीनों की बातों से समझ में आता था कि तीनों जो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं वो तो अलग अलग तरह का चेंज चाह रहे हैं। कोई बहुत फास्ट चेंज चाहता था, कोई बहुत स्लो चेंज चाहता था। तो तीनों की धारणाएं जो थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड पॉइंट को जाना था बच्चों, वो पॉइंट था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, है ना। किस तरह से तीनों ग्रुप के आने के बाद समाज में किस तरह से औद्योगिक समाज और किस तरह से सोशल चेंज एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, किस तरह से इस चीज़ों को देखा गया। इसको देखने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है यूरोप में समाजवाद का आना। ठीक है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, जो कि आज के सेकंड पार्ट का पहला पॉइंट आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम है जिसे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी कि यूरोप में समाजवाद का आना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन, अच्छे से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, जब हम, सिंपल सी बात है, जब सोसाइटी की चेंज की बात और सोसाइटी को, जो समाज को रिकंस्ट्रक्ट कह सकते हैं या समाज के पुनर्गठन की बात कर सकते हैं, यानी कि समाज को फिर से बनाने की बात करने की जो बात कही गई है, ये जो थॉट्स थे, ये सिर्फ और सिर्फ थॉट जो थी वो थी सोशलिज्म की, यानी कि समाजवाद की ही थी। 19th सेंचुरी के मिडिल सेशन के टाइम में देखा गया था यूरोप में सोशलिज्म का एक जाना, अपनी पहचान और अपने थॉट्स के साथ, ठीक है, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना। जो सोशलिज्म, जो चेंजेस आया, जो सोशलिज्म की बातें उस टाइम में 19th सेंचुरी में की जा रही थी, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया था बच्चों। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए थे। समाजवादी जो लोग थे, यानी कि जो सोशलिज्म थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर के विरोधी थे, उसके खिलाफ बात करते थे। जो निजी संपत्ति होती है उसके विरोधी थे वो लोग, यानी कि वे संपत्ति पर, जो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि निजी संपत्ति को, जो उसका स्वामित्व होता है, जो उसका मालिक होता है, उसको वो सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है, मेन जड़ वहीं से स्टार्ट होती है। ये किनका मानना था बच्चों? ये सोशलिज्म का मानना था। ओके, वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका बस एक ही आर्गू रहता था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है,
जिसमें दूसरों को रोज़गार भी मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि जो संपत्तिधारी व्यक्ति यानी कि जिसकी ओन प्रॉपर्टी व्यक्ति है को ही सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब रहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब रहता है। वो उनके बारे में नहीं सोचता जो कि उसकी संपत्ति का उत्पादनशील बनाता है, यानी कि उसकी संपत्ति को, उसकी प्रॉपर्टी को जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव करता है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उन सारे लोगों को वो नहीं पहचानता, उनको वो मतलब उनकी वो बात ही नहीं करता, उसके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक यानी कि एक कमर्शियल, एक कम्युनिटी सोसाइटी की बात हम कर सकते हैं और उन सभी के हित की बात यानी कि फ़ायदे की बात हम अच्छी तरह से ध्यान में दे सकते हैं, है ना। सोशलिज्म इस तरह का बदलाव चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे एक अभियान चलाया था, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस की बात की थी कि किस तरह से क्या कि कोई संपत्ति जो सोशल समाज है, जो समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, कि हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, है ना। तो समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, एकदम अलग उनका नज़रिया था कि कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी, ठीक है। इंग्लैंड के जाने माने इंडस्ट्रियल रॉबर्ट ओवन ने 1771 से 1858 ने के टाइम पे इंडियाना यानी अमेरिका में एक नया समन्वय किया, यानी कि न्यू हार्मोनी दिखाई उन्होंने, के नाम से एक नए तरह का एक समुदाय की रचना की, ठीक है। उन्होंने एक प्रयास किया कि मैं एक नया समुदाय की रचना करूं और कुछ समाजवादी मानते थे कि वे केवल व्यक्तिगत पहल कदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बना जा सकते हैं, कि हम लोग इससे बहुत बड़ा खेत नहीं बना सकते हैं। वो चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, यानी कि जो एक साथ कम्युनिटी के साथ एक साथ मिलकर जो चलने की बात हम करते हैं, वैसी खेती की बात करें, वैसे ज़मीन की बात करें, वैसी प्रॉपर्टी की बात करें जो कि एक सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। जस्ट एग्जाम्पल्स के रूप में हम कह सकते हैं कि फ्रांस के लुई ब्लॉक जो थे, फ्रांस के लुई ब्लॉक ने बताया था, है ना, इन फ्रांस ऑफ इंस्टेंस लुई ब्लॉक 1813 to 1882 वो क्या चाहते थे। ही वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। मतलब कि वो क्या चाहते थे कि सरकार जो है वो पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों में के समूह थे जो कि मिलकर चीज़ें बनाते थे, ठीक है, और फ़ायदे को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब से वो आपस में बांटते थे, आपस में वो उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। ओके, अब चलिए कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या बातें हैं, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा वो चीज़ देखते हैं हम, कि कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इन दिशा में कई तरह नए बहुत सारे आर्गूमेंट पेश किए थे उन्होंने। उसी तरह से मार्क्स का कहना था, मार्क्स का क्या विचार था, मार्क्स क्या कहते थे, मार्क्स किस तरह का तर्क देते थे। मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ठीक है। जैसे फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व, यानी कि वो मालिक होते हैं। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से ही पैदा होता है। बिना मेहनत, मजदूर अगर मेहनत नहीं करेंगे तो किसी भी पूंजीपति को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। जो भी कैपिटलिस्ट की यहाँ बात हो रही है, इस कैपिटलिस्ट को फ़ायदा कब होता है, ये प्लस पॉइंट में कब जाता है, जब मज़दूर बहुत अच्छी तरह से मेहनत करेगा। वो जब मेहनत करेगा तभी किसी ना किसी जब लेबर्स मेहनत करते हैं तभी तो किसी ना किसी फैक्ट्रीज या किसी भी इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। उसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि पूंजीपति को जो मुनाफा की बात हम लोग कर रहे हैं वो मज़दूरों की मेहनत से ही पैदा होता है। मार्क्स का कंक्लूज़न ये था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मज़दूरों की स्थिति में सुधार हम नहीं कर सकते। कम से कम कैपिटलिस्ट जो थे उन्हें इस चीज़ को भूलना चाहिए था कि हम किस तरह से मज़दूरों का फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़दूरों से अपना मुनाफा कमा रहे हैं। कम से कम इस चीज़ को उन्हें कम करना चाहिए था, तभी वो लेबर्स की, जो लेबरर काम करते थे, जो मज़दूर थे, उनकी स्थिति को हम लोग सुधार सकते थे।
अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। खुद मजदूरों को एक अलग से एक सोसाइटी बनानी होगी। मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न अलग किस्म का एक समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण यानी कि पूरे सोशल समाज का सोसाइटी का जो कंट्रोल है और जो उसका ऑनरशिप है, उसके स्वामित्व है, उसका मालिक है, वो मजदूर रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया। किसका नाम दिया? कम्युनिस्ट सोसाइटी का, कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को ये विश्वास था बच्चों कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी। जीतने वाले कौन है? वो मजदूर ही होंगे और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज कहलाएगा। सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर कौन कहलाएगा? कम्युनिस्ट, है ना। चलिए, अब यहाँ तक समझने के बाद हम पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म यानी कि समाजवाद के लिए समर्थन। ठीक है, समाजवाद के लिए समर्थन। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं कि किस तरह से समाजवाद को समर्थन मिला, क्या क्या बातें हुई, ये हम आगे जब पढ़ेंगे पैरा को तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, 1870 में जो 1870 का दशक जो था उसके आते आते सोशलिज्म यानी कि समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। पूरे यूरोप में इस चीज़ को फैलते हुए देखा गया और अपने प्रयासों से लाने के लिए समाजवादियों ने सेकंड इंटरनेशनल के नाम से, है ना, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉडी को जो बनाया गया, सेकंड इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। ठीक है, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य, जो उनका कार्य का पोजीशन था, कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए हर काम में अपना जो उनका पोजीशन चल रहा था, जितनी परेशानियों को वो झेल रहे थे, उस चीज़ में सुधार लाने के लिए उन्होंने संगठन बनाया। ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप या फिर एक एसोसिएशन को हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन का गठन किया उन्होंने, जो कि संकट के समय में अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इस एसोसिएशन ने कोष, ठीक है, अपने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी की। उसके बाद सभी को इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल राइट्स के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एसपीडी के साथ, जो एसपीडी की बात की गई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका फुल फॉर्म भी ये होगा बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। एसपीडी का फुल फॉर्म है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन एसोसिएशन के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। उसके बाद पार्लियामेंट्री चुनाव जो इलेक्शन हुआ वे पार्टी की मदद भी करते थे। उसके बाद बच्चों 905, ठीक है, 1905 तक ब्रिटेन के जो समाजवादी थे, जो सोशलिज्म थे, उन्होंने और ट्रेड यूनियन जो रेवोल्यूशनरीज हम लोग कह सकते हैं या आंदोलनकारी कह सकते हैं, ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया था बच्चों। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ठीक है, संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे थे, जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट्री चुनाव में उन बहुत सारे उनके मेंबर्स थे, उनकी जीत हुई थी और उन्होंने कानून बनवाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी बच्चों। लेकिन सरकारों में ये जो कंजर्वेटिव फीलिंग्स और लिबरल्स एंड रेडिकल्स की जो बात थी, उनका दबदबा पूरी तरह से बना रहा था। ठीक है बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रशियन रेवोल्यूशन। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, रशियन रेवोल्यूशन को जानेंगे, जो कि मुझे लगता है कि ये चैप्टर का एंडिंग ही होगा बस रशियन रेवोल्यूशन के जानने के बाद। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, किस तरह से रशियन एम्पायर आया, उसके बाद का पॉइंट है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए आप इतना ही रहने दीजिए। मुझे लगता है कि आज
नेक्स्ट जो नया टॉपिक आएगा रशियन रेवोल्यूशन, अगर हम उसे समझेंगे तो थोड़ा समझने में हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए आज मैंने जितना समझाया है आप उतना ही समझिए, उसे ही अच्छे से वीडियो को देखकर सुनने का प्रयास कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसे हम पार्ट 3 में लेंगे, ओके। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो ये हमारा 3rd स्टेप में हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। 3rd स्टेप में हम इसे ले लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों वो आपके लिए पार्ट 3 होगी, 3rd पार्ट होगी चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, है ना। यानी कि चैप्टर का क्या नाम है बच्चों, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है बच्चों। इस पार्ट को जो इसका 3rd पार्ट होगा बच्चों उसको मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। आशा करती हूँ कि आपको 2nd पार्ट भी अच्छा लगा होगा। जिस तरह आप लोगों ने पार्ट 1 को पसंद किया, मैं आशा करती हूँ कि आपको 2nd पार्ट भी अच्छा लगा होगा। आप इसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, ओके। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। बच्चों अगर आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आकर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूनियन पाठशाला चैनल का नाम है। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि क्लास 9 के सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और ये जो वीडियो है ये जैक बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने पार्ट 1 को इतनी सराहना दी, इतना पसंद किया। उसी तरह से आप 2nd पार्ट को भी देखें और अपने कोर्स को कंप्लीट करें, ओके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें और सेफ रहें। अभी तक के लिए इतना ही। बाय बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।